जी हाँ मित्रों, तो एक पैगाम पुराने विद्यार्थियों के नाम कि जिन्होंने मेरा मेंस का इकोनॉमी कोर्स कंप्लीट किया था, उनके लिए मैंने कुछ सप्लीमेंट्री मटेरियल बनाया है। उसके बारे में ये वीडियो है। देखिए, हुआ ये कि 5 से लेके 14 जुलाई के बीच मैंने इकोनॉमी का जो मेंस कोर्स चला था उसमें पिलर 1 और पिलर 2 कंप्लीट किया था। उसके बाद 22-23 जुलाई को सरकार का इकोनॉमिक सर्वे और बजट आया, तो स्वाभाविक है मेरे मटेरियल में वो चीज़ें होंगी नहीं। तो बस उसी को अपडेट करते हुए मैंने जो भी 15-20 पन्नों का कुछ बनाया मटेरियल, वो आप डाउनलोड कर लेना। ये सिर्फ पिलर 1 और 2 के लिए समझो, बाकी के जो पिलर गए अपने पिलर 3, 4, 5, 6, वहाँ पर तो ऑलरेडी जो अपना एग्जिस्टिंग हैंडआउट था मेंस का मैंने बनाया था, उसी के अंदर लेटेस्ट बजट इकोनॉमिक सर्वे ऑब्जॉर्व कर लिया था। फॉर एग्जांपल आप पिलर 6 याद करो कि जहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के नाम पे वेजिटेरियनिज्म को क्यों प्रमोट करना चाहिए और दुनिया का केवल 1/3 हिस्सा ही खाने के लिए अनाज का बन रहा है ज़मीन पे, और बाकी 2/3 ज़मीन के ऊपर जो अनाज उगाया जाता है वो सूअरों को और जानवरों को खिला के उसका मांस खा रहे हैं। वो सब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और वो उधर अपने हैंडआउट में कवर्ड है। बट ओनली फॉर पिलर 1 एंड 2 ये दिक्कत आई थी, क्योंकि वो मैंने पहले पढ़ा दिए थे बजट इकोनॉमिक सर्वे के पहले। खैर, तो हैंडआउट तो अपलोड कर दिया है, लेकिन फिर भी मैं अभी आपको 5-10 मिनट थोड़ा ओवरव्यू देता हूँ ताकि आपको उसे वो जो भी 15-20 पन्ने प्रोसेस करने में सुविधा रहे। हालांकि क्योंकि वो हैंडआउट खुद से ही सब सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, पढ़ के समझ आ जाए ऐसा ही है, तो मैं इधर कोई अफलातून पावर पॉइंट बनाया नहीं है। मैं आपको आउटलाइन देता हूँ, आप सिर्फ मुझे ध्यान से सुनो। इधर स्लाइड पावर पॉइंट पे बहुत देखने की ज़रूरत नहीं। तो सबसे पहले पिलर 1, मनी बैंकिंग फाइनेंस इंश्योरेंस। इसमें जाने लायक अपडेट्स जो इकोनॉमिक सर्वे ने बोले जो मेंस के लिए काम के हैं। एक तो उसने बोला ये फाइनेंशियल इंटरमीडिएट मतलब बैंक और एनबीएफसी इंपॉर्टेंट है, वो कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ में मदद करते हैं उसकी कहानी सिंपल से पॉइंट से 5-6 देख लेना। दूसरा उसने बताया कि भारत के अंदर शेयर बाजार में करीब 20% हाउस होल्ड अपना पैसा लगा रहे हैं। ये नंबर काफ़ी बढ़ चुका है, और क्यों बढ़ा है उसके अलग अलग उसने कारण बताए कि कैसे बैंक में अच्छा ब्याज नहीं मिलता तो जनता अभी पैसा शेयर बाजार में लगा रही है, कैसे ये ज़ीरोधा 5 पैसा एंजल ब्रोकिंग वगैरह जो भी डिस्काउंट ब्रोकर है वो मोबाइल ऐप बनाते हैं, उसके चलते आप पैसा लगा सकते हैं आसानी से। लेकिन उसके सामने चिंता भी है कि भारत का जीडीपी उसका 140%, इतना सारा शेयर मार्केट का कैपिटलाइजेशन हो गया, ओवर फाइनेंशियलाइजेशन हो गया, मतलब एक प्रकार से गुब्बारा है जो फट सकता है, जैसा जापान या यूएसए के अंदर पहले शायद हुआ था। इसके बारे में 1-2 दिन पहले भी मैंने वीडियो बनाए, देख लेना। फिर इकोनॉमिक सर्वे ने अप्रिशिएट किया ई गवर्नेंस के कारण कैसे शेयर बाजार में काम जल्दी जल्दी ट्रेडिंग हो रहा है, ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी बढ़ी है। तो ये सारे मुद्दे आप मेंस पेपर 2 ई गवर्नेंस के अंदर लिख सकते हैं। देखिए, सेबी के नाम पे बहुत कंट्रोवर्सी चलती है, लेकिन कंट्रोवर्सी में जब तक कुछ साबित नहीं हो जाए उनके चेयरमैन के खिलाफ, तो हमें कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, और उसके बाद सरकार कुछ कदम उठाए। तो अभी से उसमें हमने लेफ्ट राइट नहीं कहीं, तो मैंने उसका कोई मटेरियल अपडेट नहीं किया है। फिर उसने पाया कि वी हैव टू प्रिवेंट मिस सेलिंग। मिस सेलिंग का मतलब क्या, क्या आप ये एसआईपी या म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं तो 25 दिन में पैसा डबल, ऐसा सपना दिखाकर आपको भ्रमित किया जाए, तो उस सबको रोकना है। इकोनॉमिक सर्वे ने पाया कि क्योंकि ये म्यूचुअल फंड और एसआईपी के जो भी मार्केटिंग एजेंट है उनका क्या सैलरी के ऊपर बोनस मिलता है, और वो बोनस संपूर्ण रूप से इस पर निर्भर है कि तुम कितना सेल्स लाते हो। लेकिन उसमें फिर कस्टमर रिस्पॉन्सिवनेस, ग्रीवांस रेड्रेसल, शिकायत निवारण, वो सब का कोई पैरामीटर है नहीं। तो स्वाभाविक है वो जो मार्केटिंग एजेंट है उसका बिहेवियर तो यही रहेगा कि कैसे आपको बोतल में उतार ले वो। तो इसे रोकने की बहुत ज़रूरत है। आखिर में उसने बात करी सोशल स्टॉक एक्सचेंज। वो आप जानते हैं ज़ीरो कूपन, ज़ीरो प्रिंसिपल वाले जो बॉन्ड इशू कर सकते हैं, समाज सेवा करे। आपका अपन सीधा एनजीओ को डोनेशन में पैसा दे दो ना, अपन उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। अगर वही एनजीओ सोशल स्टॉक एक्सचेंज पे अपना ऐसा बॉन्ड या शेयर इशू करेगा तो फिर उसने सेबी को सारा अपना फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, बैलेंस शीट, कैसे पैसों को यूज़ कर रहा है वो सब दिखाना पड़ेगा। तो ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है, इसलिए इन्वेस्टर का विश्वास बढ़ता है, तो पहले से ज़्यादा क्वांटिटी में, मात्रा में दान चंदे में पैसा देता है, और सरकार ने भी इस पर इनकम टैक्स में छूट दी है। तो ये सब बहुत महान है, ऐसी उसने बातें इकोनॉमिक सर्वे ने की। उसके बाद ये पिलर 1 में आखिर में आता है इंश्योरेंस पेंशन। उसमें चिंता करने लायक कुछ मुद्दे ये थे, भारत में इंश्योरेंस सेक्टर में बहुत तकलीफ है। ज़्यादातर लोग जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं 5वें साल के बाद 50% जनता सब्सक्रिप्शन भरना बंद कर देती है, क्योंकि उनको वहाँ पर फ़ायदा नहीं दिखता। महंगाई बढ़ रही है तो स्वाभाविक है लोग सबसे पहले अपना
जीवन कैसे गुजारे, जीवन यापन करें, उसके बाद पैसा बचा तो बैंकों में, शेयर बाजार में लगाएंगे, मैं मर जाऊं और उसके बाद फैमिली को पैसा मिले, वो तो लास्ट प्रायोरिटी बन जाती है। कंप्लेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, करीब 2 लाख लोगों के तो कंप्लेन आ गए। और इकोनॉमिक सर्वे ने क्रिटिसाइज़ किया है। देखिए, एक तो होता है हार्ड टच रेगुलेशन। हार्ड टच रेगुलेशन मतलब आरबीआई उसका एग्जाम्पल है। आप याद करो, एक ज़माने में एचडीएफसी बैंक को आरबीआई ने बोला कि तुम अब से क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकते, क्योंकि उनके कस्टमर डेटाबेस के अंदर कुछ खामी दिखी थी। पेटीएम पेमेंट बैंक के सब उसने टाइट कर दिया। तो आरबीआई जो करता है वो किसी को सलाह नहीं देता, वो सख्ती से ख़त्म करा देता है। लेकिन ये जो संस्था आईआरडीआई जो इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट कर रही है, ये लोग क्या कर रहे हैं, सॉफ्ट टच। मतलब मान लो 2 लाख लोगों ने कंप्लेन की है कि हमें इंश्योरेंस का पैसा टाइम पे नहीं मिल रहा है, तो ये सब क्या बोलेंगे कि एलआईसी वगैरह तुम दे दो। उसके ऊपर जाके जो पेनल्टी लगानी चाहिए या ये बोलना चाहिए अब से तुम नए कस्टमर ऑनबोर्ड नहीं कर सकते जब तक ये तुम्हारी 2 लाख कंप्लेन सॉल्व नहीं, वो सब काम वो कर नहीं रहा है। और ऐसा सॉफ्ट टच रेगुलेशन या ईज ऑफ डूइंग बहुत ज़्यादा होता है, तो हमेशा प्राइवेट सेक्टर कंपनियां उसका मिसयूज़ करती हैं। अमेरिका के अंदर जो सब प्राइम क्राइसिस आई है, इसका प्राइम एग्जाम्पल है। इसलिए थोड़ा सख्त करने की, टाइट करने की ज़रूरत है, ऐसा इकोनॉमिक सर्वे ने बोला है। स्ट्रिक्ट ओवरसाइट इज़ रिक्वायर्ड। और यही चीज़ आप और भी जगह पर देख सकते हैं कि जैसे कैसे वो गाम्बिया नाम के देश में भारत के कप सिरप पी के 66 बच्चे मर गए। या आप ओटीटी प्लेटफॉर्म के ऊपर देखो जिस प्रकार का वो सब फ्रीडम ऑफ स्पीच को मिसयूज़ कर रहे हैं। सोशल मीडिया के ऊपर आप देखो, तो हर जगह पर थोड़ा टाइट करने की ज़रूरत है। ऐसा आप जब सोचने लिखने बैठे तो निबंध में काफ़ी कुछ मिलता है। उसके बाद पेंशन सेक्टर पर इकोनॉमिक सर्वे बात करता है। डेमोग्राफिक चेंज इज़ अ प्रॉब्लम। आप समझो यूजुअली क्या होता है, ओल्ड पेंशन स्कीम थी, सरकारी कर्मचारी का सारा पेंशन का वो सरकार उठाती थी, तो अल्टीमेटली टैक्स पेयर उठाते थे। ये सिस्टम तब तक सस्टेनेबल थी जब पुरानी जनरेशन के लोगों का पेंशन का पैसा नई जनरेशन उठाती रहे। लेकिन आप जानते हैं भारत के अंदर टोटल फर्टिलिटी रेट यानी टीएफआर कम हो रहा है। मतलब लोग पहले 2 बच्चे पैदा करते थे, अभी 1 बच्चा मुश्किल से पैदा करते हैं। तो इतने टैक्स पेयर ही नहीं है कि सस्टेन कर सके, इसलिए सरकार को वो एनपीएस वगैरह लाना पड़ा, जहाँ पर सारा आपका पैसा शेयर बाजार में जाए और शेयर बाजार के हिसाब से पेंशन आएगा। तो ये जो डेमोग्राफिक चेंजेस हो रहे हैं, दीज आर क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स। और ये बात पहले की इकोनॉमिक सर्वे में भी आई थी कि कैसे जापान और फ्रांस अपनी रिटायरमेंट एज को बढ़ा रहे हैं। वरना आप समझो कोई 60 साल तक जिए और उसके बाद पेंशन चालू और फिर वो 100 साल और जिए, तो 40 साल तक तो पेंशन निभाते रहना पड़े, इतना तो सिस्टम पैसा जनरेट नहीं कर पाएगा। तो राइजिंग लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज़ अ चैलेंज। न्यूक्लियर फैमिली इज़ अ चैलेंज। पहले संयुक्त परिवार था तो दादा दादी का ख्याल बच्चे रख लेते थे जो अब बड़े हो गए होंगे। अब विभक्त परिवार है तो स्वाभाविक है वो जो भी आदमी बूढ़ा हो जाए तो उसके बच्चे उसके कितने कहे में हैं, कितना संभालें, तो उसका खुद का पेंशन होना ज़रूरी है। तीसरा बोला कि पेंशन अमाउंट इज़ नॉट इनफ। आप याद करो, अटल पेंशन स्कीम है या योजना है जिसके अंदर आप कितना पैसा कंट्रीब्यूट करते हो उस हिसाब से आपको 1,000 से लेके 5,000 रुपये का महीने का पेंशन मिले, जो आज की तारीख में भी काफ़ी नहीं है, इतनी महंगाई बढ़ गई। और ये तो ऐसा तुमको 60 साल के बाद मिलेगा। सरकार कॉलर खड़े कर रही है कि देखो हमने 5 करोड़ गरीबों के अटल पेंशन योजना के अकाउंट खोले हैं। लेकिन इकोनॉमिक सर्वे ने बोला कि इसमें 92% तो ऐसे लोग हैं जिनको सिर्फ 1,000 का ही पेंशन आएगा, क्योंकि वो बेचारे के पास इतना पैसा ही नहीं कि वो इन्वेस्ट कर सके। सो डू यू थिंक अभी जो मान लो 18 साल का है वो 60 साल का होगा तब उसको 1,000 रुपये मिलेंगे, तो उसकी क्या वैल्यू होगी उस ज़माने में, जब आज की तारीख में 1,000 रुपये में मुश्किल से आप क्या शायद 10 लीटर पेट्रोल भराना भी मुश्किल होगा। देन इकोनॉमिक सर्वे सेड, मतलब इन्फ्लेशन के साथ एडजस्ट किया जाए, ऐसा करने की ज़रूरत है, महंगाई के साथ उसे सूचित किया जाए। महिलाओं के बारे में आप याद करो, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना जो था उसमें हस्बैंड को 3,000 रुपये मिले पेंशन, वो मर जाए तो वाइफ को कितना मिले, आधा 1,500 ही, मतलब 50%। उसी तरह ये जो यूनिफाइड पेंशन सिस्टम या स्कीम आई है उसमें क्या, मान लो हस्बैंड को 10,000 पेंशन मिला है जो सरकारी नौकरी करता है, वो मर जाए तो वाइफ को उसका 60% ही मिलेगा। तो यानी महिलाओं को जो, ऑफकोर्स रिवर्स इज ऑल्सो ट्रू कि महिला नौकरी करती थी और वो मर गई तो पति को भी उतना ही 50-60 मिलेगा। लेकिन यहाँ पर हमें समझना ये है कि जो डिपेंडेंट वीमेन है, जो होम मेकर है, गृहिणी है, तो उसका तो पति मर जाए तो उसको तो पूरा पेंशन मिलना नहीं, 50-60 मिलना है। अब उसके बच्चे कितने उसके कहे में हैं वो ख्याल रखेंगे कि नहीं, इसलिए महिलाओं का अलग से पेंशन अकाउंट बने जिसमें वो खुद से थोड़ा पैसा बचत कर करके डालती रहे, ये ज़रूरी है।
क्योंकि वैसे भी महिलाओं की लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा होती है। मान लीजिए पुरुष 73 ईयर्स तक जिंदा रहेगा तो महिला हो सकता है 76 या 80 ईयर्स तक जिंदा रहेगी। तो ये सब भी चिंता के विषय है। फिर उसने तो बात नहीं करी, पर मैंने एक्स्ट्रा लिखा है यूपीएस जो था, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, कि कैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय को एनपीएस में शेयर बाजार से लिंक था, उसमें सरकार ने कुछ एश्योरेंस दी। कुछ दिन पहले इधर भी अनस्टॉपेबल पे भी मैंने वीडियो बनाए, तो वो देख लेना। तो पिलर 1 के अंदर जो जानने लायक अपडेट जो मेंस में हमें उपयोगी हैं वो मैंने आपको बताए। उसके बाद पिलर 2 बजट टैक्सेशन। अब देखिए बजट टैक्सेशन के अंदर जो भी स्कीम डेफिसिट और टैक्सेस, वो मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। खासकर जानने लायक मुद्दे क्या थे, टैक्स में क्या सुधार किए, वो एंजल टैक्स ख़त्म कर दिया, इक्विलाइजेशन लीवाई ख़त्म कर दिया, फॉरेन कंपनियों के प्रॉफिट पे लगने वाला कॉरपोरेशन टैक्स निगम कर कम कर दिया। कंट्रोवर्शियल मुद्दा था कि जब आप मकान बेचते हैं तो उसके प्रॉफिट पे लगता है कैपिटल गेंस टैक्स, और अगर आपने 24 महीने मालिकी के बाद उसको बेचा तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स लगेगा। अब सरकार ने बोला कि पहले उसमें इन्फ्लेशन के साथ प्रॉफिट एडजस्ट करते थे, जिसको हम बोलते हैं इंडेक्सेशन बेनिफिट, ताकि आपको टैक्स कम भरना पड़े। फिर सरकार ने हटा दिया, फिर धमाल हुई तो फिर वापस रिस्टोर किया। उसमें कट ऑफ डेट जैसा है कि ये तारीख के पहले मकान खरीदा हो तो आपको फ़ायदा मिलेगा, ये तारीख के बाद खरीदा होगा तो इन्फ्लेशन का फ़ायदा नहीं मिलेगा। वो सब हैंड आउट में दिया, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, देख लेना। तो पिलर 1 एंड 2 इज़ डन, कि जिसमें ये नया सप्लीमेंट्री मटेरियल मैंने बनाया। बाकी जो पिलर है उसमें आप चिंता मत करो, 3, 4, 5, 6 वो तो ऑलरेडी जो कोर्स हमने पढ़ा था उसी के अंदर अपडेट हो गया है, क्योंकि वो तो बजट इकोनॉमिक्स सारे के बाद मैंने पढ़ाया था, तो उसमें सब मैंने सेक्शन में डाल दिया था। बस तो खेल ख़त्म। बाकी जो मेंस 2024 की परीक्षा होगी तो उसके मॉडल आंसर की हम पूरी यहाँ पर सीरीज़ चलाएंगे अनअकैडमी के अनस्टॉपेबल चैनल पे। तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, पिछले 2 साल से भी हम ये कर ही रहे हैं। और जो विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं फॉर 2025-26, तो उनके लिए भी हमारे जो बैचेस चल रहे हैं उसमें यू कैन ज्वाइन एट एन अफोर्डेबल प्राइस ऑफ 24,999, जिसके अंदर सारे सब्जेक्ट इकोनॉमी प्रीलिम्स और मेंस जो मैं पढ़ाता हूँ 15 अगस्त से प्रीलिम्स चालू हो गया है, 3 अक्टूबर से मेंस चालू होगा। और बाकी जितने सब्जेक्ट ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, हिस्ट्री, पॉलिटी, सब टॉप एजुकेटर से आप पढ़ सकते हैं। मेंस आंसर राइटिंग विथ इवैल्यूएशन भी इसमें शामिल है, सीसेट भी शामिल है। और इंटरचेंजेबल बैचेस, मतलब आप हिंदी माध्यम में पढ़ना चाहते हैं, बाइलिंगुअल में, इंग्लिश मीडियम में, जो भी नेटफ्लिक्स जैसा है, जिसका जो देखना है देख लो। सो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। लेट्स क्रैक इट।